चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ केवीटी ऑफ एनर्जी। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हाफ ऑफ केवीटी एनर्जी का कंट्रीब्यूट करेगा। अब उसके बाद जो हमारे टॉपिक आते हैं विरियल थ्योरम, और जो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मोनोटोमिक गैस में, डायटोमिक गैस में, ट्राइटोमिक गैस में, उनको आज हम करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विरियल थ्योरम। देखो विरियल थ्योरम क्या कहती है हमें, इफ v इज द पावर लॉ फंक्शन ऑफ n, मतलब क्या होगा v पावर लॉ फंक्शन ऑफ n वेयर a इज ए कांस्टेंट। n यहाँ पे क्या है, ये हमारा r पोजीशन है, कोई भी पोजीशन होगी क्वेश्चन, इस पे बेस हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारी क्या होगी पोजीशन, ये हमारी n उसकी पावर होगी, वहां जहाँ पे a हमारा क्या होगा कांस्टेंट, तो a कांस्टेंट होगा। देन तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, n/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n मतलब हमारे पास जो यहाँ पे पोजीशन की पावर होगी उसको हम n लिखेंगे, n/2 मतलब उसका हाफ, और पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे जो है विरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग आती है इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 दे दें। अब देखो, अब हमें पता है हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू विरियल थ्योरम हमारी ये है, तो यहाँ पे n/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कॉमन ले देते हैं, तो यहाँ पे n/2 + 1 और बाहर क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और ये होती है हमारी टोटल एनर्जी होगी ना, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, ये हमारी इसमें जो इसका जो रिलेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत बार जो है बुक्स में नोट्स में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन रियल में विरियल थ्योरम ये होती है। ये कब होती है, जब हमें टोटल एनर्जी निकालनी होती है। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का होता है, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है n/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारी विरियल थ्योरम थी। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटोमिक गैस। अब देखो जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो मोनोटोमिक गैस के लिए क्या होती है। अब मोनोटोमिक गैस मतलब एक मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे कंसिडर मान के चल सकते हैं। मान लिया हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोई स्पेस है पूरा, ठीक है, ये हमें पता है मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल हमें पता है स्पेस में है तो ये एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, और जेड में भी मूव कर सकता है। मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्शन में जाने की, वो तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी, 3 ट्रांसलेशनल। अब जो इसके अंदर जो होती है ना मोनोटोमिक जो गैस होती है, इसके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होती है। अब देखो इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन क्यों नहीं होती। अब देखो क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल मोशन होती हैं, 0 वाइब्रेशनल होती हैं, और 0 ही रोटेशनल होती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो हमें पता है मॉलिक्यूल स्पेस के अंदर है, अब कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो है नहीं, बिकॉज दिस इज मोनोटोमिक गैस, मतलब एक मॉलिक्यूल गैस का। इसका मतलब उसको हमें पता है वाइब्रेशन के लिए हमेशा 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल को इसके साथ अगर बांधा जाए तो ये वाइब्रेट कर सकते हैं, और ऐसा ही रोटेशनल में होता है, ऐसा ही रोटेशनल मोशन में होता है। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है तो ये इसके अराउंड रोटेट कर सकता है, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये इसके अराउंड रोटेट कर सकता है। एक्स और वाई जेड एक्सिस हम के अराउंड एक्स और वाई के अराउंड रोटेट कर सकेंगे अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी, इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन नहीं होती, क्योंकि वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन के लिए दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल है। इसीलिए यहाँ पे जो है मोनोटोमिक गैस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होती है, और इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, ये हमारी मोनोटोमिक गैस के लिए थी। अब देखो, अब इसी में हमें पता है, देखो अब इसकी जो मोनोटोमिक गैस के लिए हम जो Cp और Cv लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं। देखो मोनोटोमिक गैस में हमें पता है, हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी से हमने क्या देखा था कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कंट्रीब्यूट करता है हाफ ऑफ केवीटी। ठीक है, हाफ ऑफ केवीटी। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3, क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन में मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब देखो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ ऑफ केवीटी कंट्रीब्यूट करता है, तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे 3/2 केवीटी लिख सकते हैं हम। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ ऑफ केवीटी है
तो जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ ऑफ केबीटी एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है। अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 3/2 ऑफ केबीटी। अब यहाँ पे हमें पता था केबी को जब हमने Na से मल्टीप्लाई किया था, मतलब एवोगैड्रो नंबर से, तो यहाँ पे आर आया था हमारा, है ना, हमने देखा था ये, तब जो प्रीवियस लेक्चर में हम ये कर चुके हैं। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 ऑफ RT आ गया। अब हमें पता है जो U मतलब एनर्जी तो है ये, क्योंकि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ ऑफ केबीटी एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, तो ये भी एनर्जी है एक टाइप से, तो यानी इसको हम लिख लेते हैं U 3/2 ऑफ RT। क्लियर। अब हमें पता है जो CV होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज du/dt। क्लियर, यानी du/dt है, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा CV, दैट इज 3/2 ऑफ R, है ना। तो CV हमारे पास 3/2 ऑफ R है। अब हमने एक रिलेशन और देख रखा है, वो क्या होता है, CP माइनस CV। इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, है ना, ये क्वेश्चन देख रखा है। अब यहाँ पे देखो CP है, CV को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 R, वहां से, है ना, इस इक्वेशन से ये आ जाएगा R। तो CP हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जब उसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 5/2 R। इतना क्लियर। तो यहाँ से जो CP है, जो हमारा गामा होता है, मतलब जो रिलेशन होता है CP/CV का, गामा इज इक्वल टू CP/CV आता है, उनका जो रिलेशन होगा वो CP/CV इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 5/3 के, क्योंकि CV को हम ये लिखेंगे 3/2 R, CP को ये लिखेंगे तो CP 5/2 और 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5/2 आ जाएगा। तो ये होता है हमारा जो मोनोटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू आती है वो 5/3 आती है। अब देखो यहाँ से जो CV होता है वो 3/2 R कैसे आया, 5/2 R कैसे आया, गामा इज इक्वल टू CP/CV 5/3 कैसे आई, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कैसे आए। अब हम देखते हैं डायटोमिक गैस के लिए। देखो अब हम करते हैं डायटोमिक गैस के लिए। अब देखो जो डायटोमिक गैस होती है उसमें भी हमारे पास क्या आते हैं, रिजिड और नॉन रिजिड मॉलिक्यूल आते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं डायटोमिक ले लिया हमने, ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या बनेंगे, एक तो बनेगा नॉन रिजिड, ठीक है, और एक बनेगा हमारे पास रिजिड। ये दो टाइप के हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन रिजिड और ये रिजिड मॉलिक्यूल। अब देखो इनमें हमें देखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, रिजिड और नॉन रिजिड। अब देखो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मान लिया डायटोमिक गैस हमने ये मान ली, ये दो मॉलिक्यूल मान लिए डायटोमिक गैस, और ये इस तरीके से एक दूसरे से बंधे होंगे, ठीक है, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं डायटोमिक गैस है तो दो मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली होंगे। अब नॉन रिजिड के अंदर अब हमें देखना है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, नॉन रिजिड में और रिजिड में मॉलिक्यूल में, रिजिड मॉलिक्यूल में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल की। ट्रांसलेशनल कितने होते हैं ये देखना है हमें। अब देखो अब जो मॉलिक्यूल है ये वो बंधे हुए हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं दोनों, वाई डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और जेड डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन लगेगी वाइब्रेशन और वाइब्रेशन और रोटेशनल पे। अब तक तो ये सिर्फ तीनों डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब हमारे पास ट्रांसलेशन कितनी हुई, 3, क्लियर। उसके बाद देखो सेकंड आता है हमारा रोटेशनल। रोटेशनल क्या होगा, देखो रोटेशनल है वो कैसे होगा, जैसे ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब ये जो दो मॉलिक्यूल है मान लिया ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, क्लियर। अब ये जो दो मॉलिक्यूल है इसको थोड़ा बड़ा बना देते, देखो ये जो दो मॉलिक्यूल है ये कैसे होंगे, देखो ये जो दो मॉलिक्यूल है ये तो जैसे मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल है ऐसे बंधे हुए हैं, क्योंकि हमने मान रखा है कि मॉलिक्यूल को इस तरीके से है, ऐसे मॉलिक्यूल बंधे हुए हैं, या तो वो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकते हैं या फिर वो दोनों मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट कर सकते हैं। एक तो सिर्फ इनका एक्स एक्सिस होगा, एक सिर्फ इनका वाई एक्सिस होगा, यानी वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं या फिर वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है अलग अलग टूट जाएंगे और वो ऐसे करके मॉलिक्यूल को ऐसे मतलब रोटेट करने लगेंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हुए, बंधे हुए हैं।
तो ये वाली चीज यहाँ पे होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस में रोटेट करेंगे, यानी मॉलिक्यूल या तो सिर्फ इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं या फिर ऐसे वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं। यानी हमारे पास कितना रोटेशनल होगा, दैट इज 2 रोटेशनल होंगे, ठीक है। उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं, देखो उसके बाद हमारे पास वाइब्रेशनल कितने होंगे। अब देखो वाइब्रेशनल का मतलब, अब देखो वाइब्रेशनल कितने होंगे। अब ये 2 मॉलिक्यूल हमने मान के चले थे हम, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल हम मान के चले थे। अब इसमें वाइब्रेशन कितने होंगे, अब देखो 2 मॉलिक्यूल हैं, हमें पता है डेफिनेटली वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि पहले एक्स में वाइब्रेट करेंगे, फिर वाई में जाके वाइब्रेट करेंगे, फिर जेड में जाके वाइब्रेट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि हमने मान रखा है वो मॉलिक्यूल ऐसे बंधे हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं ऐसे, मतलब ये इसके कारण वाइब्रेट कर सकता है, ये इसके कारण, क्योंकि हमें पता है ये बंधे हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वाइब्रेशन क्या होगा, एक होगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वाइब्रेशन कितना आ जाएगा, 1। क्लियर। तो हमारे पास अब ये वाइब्रेशन आया भी कब, जब ये नॉन रिजिड था। अगर ये रिजिड होता तो वो भी नहीं होता, क्योंकि हमें पता है रिजिड में मॉलिक्यूल एक कांस्टेंट डिस्टेंस से मतलब मूव करते हैं, रिजिड में मतलब बंधे हुए होते हैं ना रिजिड में, तो उनके जो पार्टिकल इतने फ्री होते नहीं है कि वो वाइब्रेट भी कर सके। तो सिर्फ ये जो वाइब्रेशन है वो किस में आएगा, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल इतने टाइटली बाउंड नहीं होते। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल। अब यहाँ पे क्या होगा, ईच, क्योंकि हमें पता है ईच जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करता है, हाफ ऑफ केविटी कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/2, क्योंकि 3 इंटू हाफ ऑफ केविटी, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 2 प्लस का 2 इंटू हाफ ऑफ केविटी। उसके बाद देखो अब हमें पता है कि वाइब्रेशन में 2 एनर्जी वर्क करती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसमें हमने देखा था कि उनका कंट्रीब्यूशन हमारा सिर्फ केबीटी होता है। वो कैसे देखा था, देखो, क्योंकि हमें पता है वाइब्रेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेट में भी होते हैं, मतलब स्टैटिक भी होते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी होती है उनमें, मतलब दोनों एनर्जी वर्क करते हैं, यानी उसको हम 2 हाफ ऑफ केबीटी लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशन था, मतलब 2 एनर्जी वर्क कर रही थी, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वाइब्रेशन के लिए वो केबीटी होता है। इसलिए यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे, केबीटी। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इनका अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 प्लस का 2, है ना, यहाँ पे 2 बचेगा, एंड प्लस का 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7/2 केबीटी। केबीटी तो साथ रहेगा, मैंने वैसे ही बताया है एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे 7/2 केबीटी हो जाएगा। ये क्या आई है इनकी, यू, मतलब इनकी एनर्जी, कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेंगे तीनों जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलकर। तो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के अंदर जो यू आ गई वो कितनी आ गई, 7/2 ऑफ केबीटी। और अगर एन मॉलिक्यूल के लिए मान के चले तो दैट इज एन ऑफ केबीटी। इतना क्लियर है। अब ये आया u इज इक्वल टू 7/2 एन केबीटी। अब हमें पता है कि सीवी हमारी क्या होती है, दैट इज du/dt। अब du/dt अगर टी कैपिटल टी आएगा ना, du/dt है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/2 ऑफ एन केबी। इतना क्लियर है। अब इसमें भी Cp/Cv दोनों की वैल्यू बताएंगे। देखो ये Cv आ गई 7/2 ऑफ एन केबीटी। अब Cp देखो हमें पता है Cp माइनस Cv, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट इज n। वैसे तो R होता है लेकिन R को हम n के भी लिखते हैं, है ना, ये रिलेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जब इनको जो हमारा R आता है ना, Kb को जब हम Na से डिवाइड करते हो हमारे पास R आता है, तो इसलिए हमारे पास अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए देखें तो R ही आएगा। तो यहाँ पे n ऑफ केबीटी आ जाएगा, n ऑफ केबी आ जाएगा। तो यहाँ पे Cp माइनस Cv की जगह पे t तो हट गया था ना हमारा, क्योंकि Cv du/dt है, तो यहाँ पे 7/2 ऑफ n केबी आएगा। तो Cp यहाँ पे Cv कितना है, 7/2 ऑफ n केबी, और यहाँ पे n केबी, मतलब हमारे पास जो Cp की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9/2 ऑफ n केबी। इन पूरे से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखो इसको रिमूव कर दे, इसको रिमूव कर देते हैं।
देखो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इन सारे से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, Cp हमारे पास कितना आया है, दैट इज 9/2 ऑफ NkB, और Cv हमारा कितना है 7/2 ऑफ NkB। यानी हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो गामा की वैल्यू है वो कितनी बनेगी, Cp/Cv। Cp कितना आएगा 9/2 NkB, और Cv कितना आएगा 5/2, सॉरी Cp ये रहा, Cv कितना हमारा 7/2, तो ये आ जाएगा 7/2 ऊपर चला जाए, मतलब हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा Cp/Cv का वो 9/7 हो जाएगा, है ना। 9 और ये /7 ये आ जाएगी डायटोमिक के लिए गामा, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए गामा की वैल्यू। ठीक है, तो ये गामा की वैल्यू आ गई हमारी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब हम करते हैं रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, ये हमारा किसके लिए था, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए। अब हम करते हैं रिजिड के लिए, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखो ये हमने नॉन रिजिड के लिए देख लिया, अब हम देखेंगे रिजिड मॉलिक्यूल के लिए। देखो यहाँ पे इनका रिजल्ट लिख देते हैं। Cp की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 9/2 ऑफ NkB, ठीक है, और Cv की वैल्यू हमारे पास आई थी 7/2 ऑफ NkB, ठीक है, और टोटल हमारे पास जो गामा की वैल्यू आ गई थी वो 9/7 आ गई थी फॉर डायटोमिक के लिए। ठीक है, इनका रीजन हमने बता दिया था कि कैसे आई थी। अब हम करते हैं रिजिड मॉलिक्यूल। अब देखो रिजिड मॉलिक्यूल में सेम वही रहेगा, ट्रांसलेशन भी 3 रहेंगे, ठीक है, 3 ट्रांसलेशन, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूल जो है x, y और z तीनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद 2 हमारे क्या होंगे, वाइब्रेशनल सॉरी रोटेशनल होंगे, ठीक है, रोटेशनल मोशन, क्योंकि सेम वही है प्रोसेस कि हमारे जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर सकते हैं सिर्फ 2 ही एक्सिस के अराउंड। उसके बाद देखो अब रिजिड मॉलिक्यूल, हमें पता है रिजिड मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशनल होता है वो 0 होता है, तो 0 हमारा क्या होगा वाइब्रेशनल। हमें पता है क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड होते हैं, वो वाइब्रेट नहीं कर सकते। वो वाइब्रेट तभी कर सकते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई किया जाए, तो रिजिड मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन नहीं होता, वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या होता है 5, मतलब इनमें जो हम निकालते हैं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका जो एक फॉर्मूला होता है लीनियर के लिए, हमारे पास क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, लीनियर मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन निकालने के लिए, तो लीनियर मॉलिक्यूल के हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 3n-5। ये हमारा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होता है। अब देखो इसमें नॉन रिजिड के अंदर हमारे पास क्या था, डायटोमिक मतलब 2 मॉलिक्यूल है, यानी 3 × 2 और -5, तो हमारे पास 1 वाइब्रेशनल आया था, है ना। इसमें 1 वाइब्रेशनल इस फॉर्मूले से हमने निकाल दिया था, तो कितना आ गया था 1 वाइब्रेशनल आ गया था। तो ऐसे हम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 3n-5 होता है, तो नॉन रिजिड के लिए हम वाइब्रेशनल निकाल सकते हैं। n की वैल्यू हमारे पास जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो होती है, यानी n इज 2, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद देखो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसके लिए 3n-6 होती है, ये हम ट्राइटोमिक में करवाएंगे। तो यहाँ देखो वाइब्रेशनल हमें पता है, वाइब्रेशनल रिजिड में तो हमें पता ही हमेशा 0 ही होता है, ये फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है वाइब्रेशनल जो है रिजिड के अंदर 0 होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं। अब देखो इनका निकालेंगे हम, क्या Cp और Cv। अब यहाँ पे देखो 3/2 ऑफ KBT, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर हाफ ऑफ KBT, 3 के अंदर ये हो जाएगा, प्लस का 2 × हाफ ऑफ KBT, ठीक है, यानी इनके अंदर जो टोटल है वो कितनी आ जाएगी U, दैट इज 2, अगर एलसीएम ले ले तो 3 प्लस का 2 यानी 5/2 KBT, ठीक है। अब du हमारा Cv हमारा क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज du/dt, दैट इज 5/2 ऑफ Kb। Kb को हम n, ठीक है, मतलब n मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा 5/2 ऑफ NkB। इतना क्लियर है। ये कैसे हुआ हमें पता है, जब 2 एलसीएम लेंगे हम इनका तो 5/2 ऑफ KBT आ जाएगा। उसके बाद Cv हमें पता है ये n ऑफ Kb आ जाएगा। अब Cp हमें पता है Cp - Cv में रिलेशन, दैट इज Nkb, क्योंकि हमें पता है Cp - Cv = R होता है। जब R को हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड किया था तो Kb आया था,
तो यहाँ पे जो Kb है वो R के इक्वल था, तो n हमारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए लिया गया है, तो R भी लिख सकते हैं या फिर Kb भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cp हमारे पास देखो Cp माइनस Cv की जगह हम क्या लिखेंगे 5/2 ऑफ NKb, और ये NKb, मतलब यहाँ से हमारे पास Cp की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 7/2 ऑफ NKb, है ना। ये Cp की वैल्यू आ गई, ये Cv की वैल्यू। देखो डायटोमिक के लिए जब नॉन रिजिड मॉलिक्यूल तो हमारे पास गामा की वैल्यू आई थी, लेकिन देखो अब इसमें गामा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये रिजिड के लिए है, Cp हमारा कितना है 7/2 और Cv हमारा कितना है 5/2, यानी इसमें हमारे पास जो आएगी वो 7/2 आएगी गामा की वैल्यू, ठीक है। 7/5 आ जाएगी हमारे पास गामा की वैल्यू, किसके लिए, फॉर रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, क्लियर, क्योंकि इसमें वाइब्रेशनल नहीं था ना। तो ये हमारे Cp और Cv की वैल्यू थी डायटोमिक के लिए फॉर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल एंड रिजिड मॉलिक्यूल। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब देखो ये हम है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं ट्राइटोमिक गैस के लिए। अब जो ट्राइटोमिक गैस है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो हमारे आते हैं लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर, और एक हमारे आते हैं नॉन लीनियर, ठीक है। अब देखो लीनियर मतलब 3 मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे लीनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। अब लीनियर में भी हमारे पास 2 टाइप आते हैं, एक तो आता है नॉन रिजिड और एक आता है हमारे पास रिजिड मॉलिक्यूल, ठीक है। उसी तरीके से जो डायटोमिक में हमने किया था, यहाँ पे देखो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हमने डायटोमिक के लिए किया था। मैं आपको पूरा जो है वो गामा निकाल के नहीं बताऊंगी, अब जो डायटोमिक में हमने किया था उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे नॉन रिजिड है वो हमारा देखो 3 हमारे पास पता है क्या होते हैं, ट्रांसलेशनल, ठीक है। 2 हमारे पास होते हैं रोटेशनल, और नॉन रिजिड के लिए हमें पता है, देखो जो लीनियर है उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज 3n-5। ये कब यूज करना था, जब हमें वाइब्रेशनल निकालने थे, वाइब्रेशनल मोशन निकालना था, यानी 3 और n हमारे पास क्या है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, तो 3-5 यानी 9-5 यानी 4 वाइब्रेशन आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, 4 वाइब्रेशन यूज करेंगे इस फॉर्मूले को फॉर लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अब देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करता है हाफ ऑफ केबीटी। अब हमारे पास 3 ट्रांसलेशन मोशन है तो 3 आ जाएगा, प्लस का 2 इंटू हाफ ऑफ केबीटी। आई होप आप समझ रहे होंगे, एंड 4 ऑफ केबीटी। अब केबीटी हमें पता है कि वाइब्रेशन में हमारे पास केबीटी कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज इट हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सो इट कंट्रीब्यूट only KBT. So here we solve this, then 2 and this gives us 3 and this is 2 and this is 8 and it gives us 13/2 of KBT, ठीक है। So we proceed this same as diatomic molecule gas, then यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/2 KBT, सेम हम ये CV U आएगा, ठीक है। Cv निकालेंगे, दैट इज du/dt, ओनली 13/2 Kv आएगा। फिर वहां से Cp निकालेंगे, Cp/Cv का यूज करके हम गामा निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा किसके लिए था, नॉन रिजिड के लिए। अब हम करते हैं रिजिड मॉलिक्यूल के लिए। अब रिजिड मॉलिक्यूल हमें पता है, देखो इसको, ठीक है। रिजिड मॉलिक्यूल के लिए हमारे ये रिजिड है, लिख देते हैं इधर। रिजिड है, 3 ट्रांसलेशनल होता है, 2 रोटेशनल होता है, और हमारे पास वाइब्रेशनल होता नहीं है ना, तो 0 वाइब्रेशन, बिकॉज इट इज रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल आर टाइटली बाउंडेड, सो इट कैन नॉट मूव, ओके। तो यहाँ पे 0 वाइब्रेशन होगा, ठीक है। 0 वाइब्रेशन होने के कारण अब हम इसको यूज करते हैं सेम 3/2 हाफ ऑफ केबीटी and it gives 2 half of KBT, and because it has no vibration so it gives 0, then we take LCM 2 and 3 plus 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/2 of KBT, क्लियर। तो यहाँ से जो रिजिड के लिए है वो कितना आ जाएगा 5/2 KBT, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन तो है नहीं, सिर्फ क्या करेगा ट्रांसलेशनल रोटेशनल
ही कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से ये हो गए लीनियर के लिए नॉन रिजिड और रिजिड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर के में क्या होगा, देखो ये मॉलिक्यूल होंगे कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से होंगे। जैसे ये मान लिया ये 3 मॉलिक्यूल हैं, ये नॉन लीनियर है। ठीक है, मतलब इनका एक्सिस एक नहीं होगा, जो सेंटर ऑफ है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो नॉन लीनियर में ये होगा। अब इसमें हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कैसे आएंगी। देखो अब हम करते हैं नॉन लीनियर के लिए। अब नॉन लीनियर है तो हमें पता है मॉलिक्यूल जो है, अब मान लिया 3 मॉलिक्यूल हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब हमें पता है हर एक मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो ये 3 मॉलिक्यूल हो गए, मान लिया ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, और ये जेड में, मतलब तीनों, सॉरी ये वाली नहीं, ये तीनों एक्सिस में कहीं पे भी जा सकता है, तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, 3 ट्रांसलेशनल होंगे। ठीक है, अब देखो 3 ट्रांसलेशनल होंगे, 3 रोटेशनल होंगे। अब इसमें ये बात आ गई कि रोटेशनल 3 कैसे होंगे, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है, ये लीनियर नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल बंधे हुए हैं कि वो सिर्फ एक्स और वाई में ही जा सकते, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है। अब वो रोटेट कैसे भी कर सकते हैं मॉलिक्यूल। ये 3 मॉलिक्यूल है, या तो वो एक्स एक्सिस में तीनों मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल हमारे इस तरीके से बंधे हुए हैं, या तो वो तीनों मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं, या वो वाई एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं, या वो जेड एक्सिस में, बिकॉज दीज आर नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर है तो वो हमारे पास क्या होगा, 3 रोटेशनल होंगे, 3 रोटेशनल होगा। अब 3 रोटेशनल होंगे। अब हमें पता है नॉन लीनियर के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था वाइब्रेशन निकालने का, दैट इज 3n-6। लीनियर के लिए हमारे पास था 3n-5। नॉन लीनियर के लिए हमारे पास था 3n-6। अब 3n मतलब हमारे पास 3 है और मतलब 6, तो 9-6 हमारे पास कितने आ गए वाइब्रेशनल, दैट इज 3। तो वाइब्रेशनल भी हमारे पास कितने आ गए, 3। इतना क्लियर है। तो ये हमारे ये नॉन रिजिड के लिए था, है ना, नॉन रिजिड, क्योंकि नॉन लीनियर में भी हमारे पास 2 रिजिड आएंगे ना, तो ये था नॉन रिजिड के लिए। ठीक है, ये नॉन रिजिड के लिए था। अब रिजिड के लिए भी अलग से निकालेंगे, नॉन रिजिड के लिए था, क्योंकि इसमें जो है ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन तीनों आएंगे। वाइब्रेशन को हम निकालेंगे 3n-6 इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम एज इट इज हम उसको ऐसे ही करेंगे, 3/2 हाफ ऑफ kBt, सेम 3/2 हाफ ऑफ kBt यानी 3/2। इसको हम अगर कंसिडर करके चले तो कितना आएगा, 9/2 kBt, है ना, 9/2 kBt। अब इसको वैसे ही अगर हमें गामा निकालना हो तो सेम जो डायटोमिक मॉलिक्यूल में मैंने करवाया था, सेम आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं, Cp और Cv की वैल्यू निकाल के गामा = Cp/Cv कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया नॉन रिजिड के लिए। अब रिजिड के लिए हमें पता है कि उसमें वाइब्रेशन नहीं होते, तो हमारे पास सिर्फ 3 रोटेशनल रहेंगे, 3 ट्रांसलेशनल रहेंगे, वाइब्रेशन हमारे नहीं होंगे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे 3/2 kBt। आई होप आप समझ रहे होंगे। 3/2 6/2 यानी हमारे पास 3/kBt आ जाएगा, 3 kBt आ जाएगा, है ना, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। 3/2 ओनली 3 kBt आ जाएगा, किसमें, रिजिड में, रिजिड में भी, किसमें, नॉन लीनियर में। तो ये आ गए हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसमें, मोनोटोमिक में, डायटोमिक में और ट्राइटोमिक में। इसमें हमने तीनों में, डायटोमिक में हमने गामा की वैल्यू निकाली थी Cp/Cv की, वैसे ही आप प्रोसीड कर सकते हैं डायटोमिक में, ट्राइटोमिक में और मोनोटोमिक। डायटोमिक मतलब डायटोमिक में तो मैंने करवा ही दिया था, तो आप ट्राइटोमिक में इनको ट्राई कर सकते हैं आगे, अगर गामा की वैल्यू हमें जरूरत पड़ती है तो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। कल जो हमने वीरियल थ्योरम की है और जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले हैं, इनके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में हमारे CSI या नेट में, गेट में जिनमें भी आए हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।